हाँ रुपेश जी खाना खा रहे थे बस। अच्छा, हो गया कि हाँ हो गया। हो गया? चलिए आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, सभी चिकित्सक बंधु को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी चिकित्सक बंधु को नमस्कार करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो प्लांट है एरिथेरिया सेंटोरियम। ये जो प्लांट है हम लोग इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ पे ही हम डिस्कशन करेंगे। खास करके इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है एरिथेरिया सेंटोरियम का, होल डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टोर करते हुए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को मैनेज करना, साथ ही साथ यदि पेशेंट किसी भी कारण से उसको भूख नहीं लग रही है, एनी रीज़न, तो उसको भूख लगने में ये हेल्प करता है। यानी डाइजेशन में कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। साथ ही साथ देखेंगे टाइफाइड फीवर, चूँकि ये जो टाइफाइड फीवर है वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के वजह से होता है, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन हो जाती है एरिथेरिया सेंटोरियम ड्यू टू इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। दूसरी जो कंडीशन, एक और कंडीशन की हम लोग बात करेंगे, हेपेटिक फीवर, यानी लीवर के इम्बैलेंसिंग या लीवर के डिसऑर्डर के वजह से वो फीवर परसिस्ट करता है और बिल्कुल टाइम टू टाइम फीवर आना, जैसे आज शाम को यदि फीवर आई है तो कल भी सेम टाइम में रिपीट करेगी, वैसी फीवर, इंटरमिटेंट फीवर जिसको बोलते हैं। एक फीवर और है जिसका नाम है हे फीवर, इन्फ्लुएंजा। इसमें ये मेडिसिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो एरिथेरिया सेंटोरियम है, इसकी फीवर के वजह से इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक आती है उसका नाम है एंटीपायरेटिक, यानी किसी भी तरह के फीवर को ये कंट्रोल करने में और ठीक करने में सक्षम है। इवन मलेरिया के लिए भी सिनकोना कलिसाया जिस तरह से काम करती है, एज लाइक एरिथेरिया सेंटोरियम भी काम करती है। मलेरिया फीवर में भी हेल्पफुल मेडिसिन है। दूसरा ये एस्टोमेटिक है, यानी भूख को बढ़ाने वाला मेडिसिन है। तीसरा जो है डाइजेस्टिव है, यानी डाइजेशन को बढ़ाएगी। और न्यूट्रिटिव तो है ही, मेटाबॉलिक रिस्टोर करने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिक रिस्टोर करके इम्यून सिस्टम को भी इन्हेंस करती है। हम लोग एक बार हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में देखते हैं मेटाबॉलिक रिस्टोर और इम्यून सिस्टम। तो आज थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को डीप में हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो इम्यून सिस्टम को हम लोग को बताया गया है, शायद बहुत से चिकित्सक हमारे ग्रुप में अभी जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे तो अनुभवी भी हैं, एज में भी ज़्यादा हैं, मगर हम चाहेंगे कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बारीकी से आज समझ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्यून सिस्टम को बहुत हल्के में हम लोग ले रहे हैं। इम्यून सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, थोड़ा सा डीप में चलेंगे। यदि बहुत सारे चिकित्सक जो हैं घरेलूपैथ साइंस से होंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगी। इम्यून सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि हमारी साइंस ही जो है लिम्फ और ब्लड पे आधारित है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस जो है एक तरफ लिम्फ और दूसरे तरफ ब्लड, दो ही को बैलेंसिंग करने की बात करती है। तो अगर लिम्फ की हम लोग बात करें तो देखेंगे कि लिम्फ के अंदर में दो तरह का सेल पाए जाते हैं। जो फाइटर सेल हैं, जो इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करता है, वो दो तरह का सेल होता है, टी लिम्फोसाइट
और एक बी लिम्फोसाइट। और ब्लड के आरबीसी के सेल के ऊपर में, जो हमारा ब्लड के अंदर में आरबीसी को सेल होता है, मैटिस साहब बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन लेकर के चले कि ब्लड और लिम्फ को बैलेंस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। लिम्फ को लिम्फॉइड ग्लैंड से सिक्रिएशन होता है, जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नाम की फाइटर सेल जनरेट करता है, और जो बाहरी जो सबस्टांस हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं वहाँ पे ये इनगल्फ कर जाता है, खाने का काम करता है। तो आरबीसी के सेल के कवरिंग, ऊपर आउटर कवरिंग के पास हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, एक तो एंटीजन और दूसरा का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के अंदर में पाई जाती है या फिर सीरम के अंदर पाया जाता है। चिकित्सक बंधु को समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो हम छोड़ देंगे इस सब्जेक्ट को। जी नमस्कार। हाँ हाँ बोल रहे हैं कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स और मोटर को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, तो मोटर नर्व और लिम्फेटिक ग्लैंड्स को क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, मोटर नर्व अलग टॉपिक है, नर्व फाइबर अलग टॉपिक है, लिम्फ अलग टॉपिक है। हाँ 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 जी 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 जी, समझ में आ रही है ना सभी को, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, और बेसिक है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे और इसको कोई बताता ही नहीं है। तो आगे बढ़े या फिर इसको छोड़ के आगे बढ़े, जैसा बोलिए। तो आरबीसी को जब हम लोग देखते हैं तो ब्लड के अंदर में हमारे जो पैथोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, पिछले बार भी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा पैथोलॉजी से भी बता देंगे। तो ब्लड को में मेनली हम लोग जो देखते हैं वो एक जो है ना सेल को देखते हैं और दूसरा प्लाज्मा को देखते हैं, यानी वाटरली सबस्टांस जो होती है वो प्लाज्मा या सीरम उसको बोलेंगे, और जो सॉलिड सबस्टांस होता है इट मीन सेल होता है। तो सेल के अंदर में देखेंगे कि आरबीसी एक है, आरबीसी दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट। ये तीनों का जो है अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मगर मेनली नाम यही। आरबीसी को जो है इरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं, रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट का नाम से भी जानते हैं। तो मेनली हम लोग जो देखेंगे इम्यून सिस्टम की बात जो अभी कर रहे थे, तो हमारा जो आरबीसी का जो कनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है उसके बाहरी कवरिंग के पास में एंटीजन प्रेजेंस होता है। एंटीजन, वो एंटीजन क्या करता है कि एंटीजन जो है जैसे ही कोई बाहरी सबस्टांस आता है तो उसको अपने अंदर फंसा करके, और वो हमारा जो खास करके एंटीबॉडी होता है उसको खाने के लिए मौका देता है कि खा जाओ। और एंटीबॉडी में जो ब्लड के अंदर प्रेजेंस होता है 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंस होते हैं, सीरम के अंदर प्रेजेंस होते हैं जो वाटरली सबस्टांस है। उसमें पहला होता है जिसका नाम है IgA, एंटीबॉडी का नाम है, जो फाइट करेगा, बीमारी से फाइट करता है। दूसरा एंटीबॉडीज का नाम है IgE, तीसरी एंटीबॉडीज का नाम है IgD, और चौथी एंटीबॉडीज का नाम है IgG, और पांचवा एंटीबॉडीज का नाम है IgM। तो मेनली रूप से हम लोग देखेंगे कि IgM ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और IgD कम मात्रा में पाया जाता है।